Hello everyone, welcome to WowIS. Now we shall see our daily MCQs for 12th of August. So let's start guys. Question number 1 is consider the following statements related to Asiatic lion. Statement 1, at present Gir National Park is its only abode, and statement 2, it is listed as endangered in the IUCN Red List. तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो गिर नेशनल पार्क का वीज़ा वदर रेंज है वहाँ पे एक फ़ीमेल एशियाटिक लाइन की इलेक्ट्रोक्यूशन से मौत हो चुकी है। ओके, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। तो ये कॉन्टेक्स्ट था। नाउ स्टेटमेंट 1 देखिए, एट प्रेजेंट गिर नेशनल पार्क इज़ इट्स ओनली अबाउट, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ओके, हाल ही में इंडिया में गिर नेशनल पार्क में ही एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं और ये अफ्रीकन लाइन से थोड़े छोटे होते हैं साइज़ में। स्टेटमेंट 2, इट इज़ लिस्टेड एज एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट, ये स्टेटमेंट भी सही है। इन एडिशन टू दिस being categorized as endangered in the IUCN Red List, it is also categorized as the in Schedule 1 of Wildlife Protection Act, Schedule 1 of WPA, and also sites के भी Appendix 1 में इनको रखा गया है। ओके, साइट्स Appendix 1, तो काफ़ी हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिला है। तो हमारा जो आंसर है वो है C, both 1 and 2. So now let's move forward guys. Question number 2 is consider the following statements related to International Solar Alliance (ISA). Statement 1, it aims to contribute to the implementation of the Paris Climate Agreement. Statement 2, countries located beyond the tropics, that is the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, cannot join ISA as partner. एंड स्टेटमेंट 3, इट इज़ हेड क्वार्टर्ड एट गुरुग्राम। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसमें एक अमेंडमेंट लाया गया उसके फ्रेमवर्क में। ओके, एंड जो भी UN मेंबर स्टेट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुपिंग। नाउ इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2015 में इस ग्रुप को बनाया गया है और इट इज़ अ कोलेशन ऑफ दोज कंट्रीज विच लाई बिटवीन Tropic of Cancer in the northern hemisphere and Tropic of Capricorn. अगर कोई भी कंट्री या तो होली या पार्टली, मतलब या तो कुछ पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच हो या सारी कंट्री का सारा हिस्सा इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में होगा, तो उन कंट्रीज़ का एक ग्रुप था ISA, एंड इट एम्स टू कंट्रीब्यूट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। 2018 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी इन न्यू दिल्ली। ओके, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, गुड़गांव में, इन द NCI हरियाणा। नाउ इट इज़ हेडक्वार्टर इन गुरुग्राम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है हमारा वो सही है। और जो भी कंट्री पूरे दुनिया में कोई भी कंट्रीज़ को ज्वाइन कर सकती है, तो ये आपको याद रखना है। जो दूसरा स्टेटमेंट है हमारा वो गलत है। ओके, कंट्रीज लोकेटेड बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स कैन नॉट ज्वाइन ISA एज अ पार्टनर, दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। एनी कंट्री कैन ज्वाइन दिस अलायंस, और स्टेटमेंट 1 तो हमारा एकदम सही है। ना आंसर हमारा C, both 1 and 3. Question number 3 is with respect to forex reserves of India. Consider the following. Statement 1, rise in it is mainly due to decrease in FPI, that is the foreign portfolio investment, and FDI both. Statement 2, the rising reserves help the rupee to strengthen against the dollar. And third is SEBI functions as its custodian. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो आर एट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 534.5 बिलियन US डॉलर्स। ओके, इतना पहुंच गया है, तो अभी तक का ये काफ़ी हाईएस्ट है। तो ये था कॉन्टेक्स्ट। नाउ राइज इन इट इज़ मेनली ड्यू टू डिक्रीज इन FPI एंड FDI बोथ। तो ये तो स्टेटमेंट इलॉजिकल है एकदम। जब इंक्रीज़ होगा FPI और FDI में तभी फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे, जब डिक्रीज़ होगा तो कैसे बढ़ेंगे, जब तो घटेंगे। ओके, तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। दूसरा स्टेटमेंट, द राइजिंग रिजर्व्स हेल्प द रुपी टू स्ट्रेंथन अगेंस्ट द डॉलर, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। जब रुपी ज़्यादा डिमांड में होता है या तो तब रुपी की वैल्यू बढ़ती है, या जब सेंट्रल बैंक के पास काफ़ी फॉरेन रिजर्व्स होते हैं तब रुपी भी स्ट्रेंथन होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो हमारा वो सही है। तीसरा स्टेटमेंट, सेबी फंक्शन एज इट्स कस्टोडियन, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है।
RBI होता है फॉरेक्स रिजर्व का कस्टोडियन, ये आप सबको पता है, तो इसमें ज़्यादा एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो आंसर है C 1 and 3 ओनली। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 इज consider the following statements with respect to autonomous district councils, ADCs. Statement 1 is 6th schedule of the constitution allowed creation of ADCs in all northeastern state. All. And statement 2, ADCs can constitute village courts within their jurisdiction to hear trial of cases involving the tribes. तो सब जानते हैं 6th schedule of the Indian constitution, उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 244 एंड दिस अलाउज द क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इन 4 स्टेट्स. दीज आर असम, फिर उसके बाद आपका मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. और अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए ऑटोनॉमस रीजन्स बनाए गए हैं. वन इज़ द मोन ऑटोनॉमस रीजन इन द वेस्ट, मोन ऑटोनॉमस रीजन, दिस इज सिचुएटेड इन द वेस्ट, एंड द सेकेंड इज पटकाई ऑटोनॉमस काउंसिल इन द ईस्ट. और इनकी वजह से काफ़ी कंसर्न वहाँ पे जताया गया है, लोग हैं वहाँ के काफ़ी कंसर्न हैं इन 2 ऑटोनॉमस रीजन्स को लेके. तो इसी की वजह से एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया 244 आर्टिकल में 4 स्टेट्स हैं, दैट आर असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, और इसी में अलाउड है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाना अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात है ये इनकरेक्ट है. ओके, नाउ ADCs कैन कॉन्स्टिट्यूट विलेज कोर्ट्स विद इन देयर जुरिस्डिक्शन टू हेयर ट्रायल ऑफ केसेज इन्वॉल्विंग द ट्राइब्स. ये स्टेटमेंट सही है. और भी काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं ADCs के, ओके, लाइक लेजिस्लेटिव लॉज ऑन मैटर्स लाइक लैंड, फॉरेस्ट, फिशरीज़, इन सब पे जो लेजिस्लेशन है वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकती हैं. फिर सोशल सिक्योरिटी, इंटरटेनमेंट, पब्लिक हेल्थ, ये सारे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की हैं. ऑल्सो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं वो भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं. दीज आर रिस्ट्रिक्टेड. ओके, तो जो हमारा आंसर है वो है B2 ओनली, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है. 4 ही स्टेट है जहाँ पे ADC बनाया जा सकता है, वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Question number 5 is consider the following statements related to National Board for Wildlife. Statement 1, it is a statutory organization constituted under the Environment Protection Act of 1986. Statement 2, primary function of the board is to promote the conservation and development of wildlife and forests. And statement 3, it is chaired by the Prime Minister. तो सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो ये आती है अंडर द एक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. तो EPA के अंदर ये नहीं गठित की गई थी. दिस इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. स्टेटमेंट 1 जो है हमारा वो गलत है. हाउएवर दिस इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन. ये वाला जो पार्ट है ये एकदम सही है. दूसरा स्टेटमेंट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बोर्ड इज टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट. दिस इज अ वेरी जनरलिस्टिक स्टेटमेंट एंड इज ट्रू. नाउ स्टेटमेंट 3 इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी सही है. इसमें 47 मेंबर्स होते हैं और इसमें से जो 19 मेंबर्स होते हैं दीज आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. मतलब ऑलरेडी अगर आप किसी पोस्ट पे हैं तो आप इसके मेंबर हैं. दीज आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. अदर मेंबर्स इंक्लूड 3 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, 2 फ्रॉम द लोकसभा एंड 1 फ्रॉम राज्यसभा, 5 फ्रॉम द NGOs एंड 10 एमिनेंट इकोलॉजिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट. तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. तो जो स्टेटमेंट 1 है वो हमारा इनकरेक्ट है. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया है, तो आंसर है A1 ओनली. बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं. इसके साथ हमारा आज का MCQ खत्म होता है. वी मीट टुमारो. थैंक यू गाइस.